हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अपना ना सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने जा रही हूँ। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है अपना पावर फैक्टर। देखिए, सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि पावर फैक्टर चीज़ क्या है। पावर फैक्टर से एक इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जिससे हमें ना टोटल अपना जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है ना उसकी हम एफिशिएंसी को मेजर कर सकते हैं, कितना एफिशिएंट है हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम। अब देखिए, इलेक्ट्रिकल सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमारा कंप्लीट सिस्टम की बात हो रही है, ट्रांसमिशन लाइन से लेकर जहाँ पे हमें घर तक जो सप्लाई मिलती है, बीच में ट्रांसफार्मर्स भी हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स भी हैं बीच में, और कमर्शियल हो या डोमेस्टिक हो, कोई भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम, उस पूरे सिस्टम का जो मेन एफिशिएंसी है ना वो हमें कौन बताता है? ये पावर फैक्टर बताता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पावर फैक्टर क्या है? ये डायमेंशनल क्वांटिटी है, मतलब ये पावर फैक्टर ऐसे तो नहीं कि इसकी कोई लंबाई है, चौड़ाई है, कोई डायमेंशन से नहीं। ये एक फैक्टर है जिसको हम नापते हैं, इसकी वैल्यू जो लाई करती है ना 0 से 1 के बीच में लाई करती है। यानी कि इसको या तो हम पॉइंट्स पे लिख सकते हैं। हम मानते हैं किसी सिस्टम का ना, सपोज करो कि हमारे घर की जो इलेक्ट्रिसिटी मुझे मिल रही है ना, मैं मान सकती हूँ कि उसका जो पावर फैक्टर है ना पूरे सप्लाई का, अगर हम नापते हैं मीटर से, तो हमें वो मिलता है, कितना मिल रहा है? मान लो मुझे 0.4 मिल रहा है, 0.5 मिल रहा है, ठीक है। अगर मुझे मिल रहा है पूरा 1, मैं मानती हूँ मेरा बहुत अच्छा इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, मेरा कहीं भी लॉसेस नहीं है किसी भी तरह के, तो मुझे मेरा पावर फैक्टर है 1। ये आइडियल केस है 1 तक होना। मतलब जितना अच्छा पावर फैक्टर होगा ना, 0.1 2 3 4 5 0.9 एंड 1 तक जाएगा तो हम मानते हैं कि बहुत ही अच्छा पावर फैक्टर है। यानी कि 0.5 से ऊपर 0.8 0.9 एंड 1 ये क्या माने जाते हैं? आपके गुड पावर फैक्टर सिस्टम माने जाते हैं, ठीक है। या तो इनको पॉइंट्स में कर लेंगे, कंसीडर कर लेते हैं, या फिर इसको परसेंटेज में लिख लेते हैं। 10% है, 20% है, वो भी सेम ही बात है। 100% तक पावर फैक्टर को, ये बात समझ आई। अब हम इसको ना डिफाइन करेंगे कि पावर फैक्टर एक्चुअल में क्या चीज़ है। देखिए, पावर ना हमें 3 तरह की पावर्स मिलती है। पहले इसको डेफिनेशन देख लेते हैं, पावर फैक्टर होता क्या है। ये कहते हैं कि इट इज़ द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट वेवफॉर्म इन एन एसी सर्किट। जैसे कि हमें पता है कि डीसी के केस में हमारा पावर फैक्टर वहाँ पे भी होता है, पावर तो कंज्यूम होती है ना, डीसी में भी करते हैं कंजप्शन तो पावर का। कोई बल्ब भी हमने चला लिया डीसी पे तो वहाँ पे कुछ ना कुछ पावर तो कंज्यूम करेगा ना वो फिलामेंट। वो टोटली हमारा क्या होगा? रेजिस्टिव लोड है। वहाँ पे इंडक्टिव लोड हम डीसी पे नहीं चला रहे, तो वहाँ पे पावर फैक्टर, अगर हमारा रेजिस्टिव लोड है तो पावर फैक्टर हमारा आइडियल यानी कि इक्विवेलेंट टू 1 ही रहता है, ऑलमोस्ट 1 ही होता है डीसी के केस में। यहाँ पे मेन बात हमारे कहाँ पे कंसीडर, अब हमारा जो सिस्टम है ना इलेक्ट्रिकल, वो कौन सी सप्लाई देता है? हमें देता है एसी सप्लाई। एसी में हमारा वोल्टेज और करंट का जो वेव फॉर्म का जो कोसाइन एंगल है ना, दोनों के बीच में जो एंगल है, उसका जो कोसाइन एंगल है वो हमारा, उसे हम बोलते हैं पावर फैक्टर। अगर इसको मैथमेटिकली हम देखें, पावर फैक्टर क्या होता है, इसको मैं लिख भी देती हूँ, कोस फाई, यानी कि कोस एंगल। कौन सा कोस एंगल? वोल्टेज और करंट के बीच का कोस एंगल, उसी को हम बोलते हैं पावर फैक्टर। अब देखिए, पावर फैक्टर जैसे हमने ना पावर ट्रायंगल पीछे किया था, उसमें हमारी ना 3 तरह की पावर्स हमने की थी। एक तो होती है रियल पावर, एक होती है हमारी रिएक्टिव पावर, एक होती है अपेरेंट पावर। सपोज करो अब हम ना तीनों पावर को ना इस ट्रायंगल से तो हम समझ लेंगे। जो बेस है, मैंने इससे ना राइट एंगल ट्रायंगल जो का बेस है, पी से रिप्रेजेंट करते हैं हम रियल पावर को। रियल को हम ट्रू पावर भी बोलते हैं, एक्चुअल पावर बोलते हैं, तो पावर वर्ड भी यूज़ होते हैं इसके लिए। क्यों जो है मेरा, यानी कि परपेंडिकुलर, यानी कि रिएक्टिव पावर को हम रिप्रेजेंट करते हैं लेटर क्यू से। रिएक्टिव पावर हमारी क्या होती है? इसको हम वाटलेस पावर भी बोलते हैं और क्वाड्रेचर पावर भी बोलते हैं। तीसरा, इन दोनों का जब जोड़ करेंगे ना, यानी कि हम पाइथागोरस थ्योरम के कॉरस्पॉन्डिंग हाइपो की जो वैल्यू निकालते हैं ना, एस से रिप्रेजेंट करती है, होती है हमारी एपेरेंट पावर। ये एस क्या होता है मेरा? पी का स्क्वायर, यानी कि रियल पावर का स्क्वायर प्लस में रिएक्टिव पावर का स्क्वायर अंडर द रूट। अब हमें ना थोड़ा सा ना रियल पावर को देसी तरीके से समझना है कि रियल पावर होती क्या है। देखिए, सबसे अच्छी बात होती है रियल पावर का, मैंने पिछली वीडियो में भी समझाया था कि वो पावर है जो कि एक्चुअल में लोड हमारा कंज्यूम करता है। रिएक्टिव पावर को लोड कंज्यूम नहीं करता। रिएक्टिव पावर क्या होती है? हर बार में इसका जो रिएक्टिव जो पावर है ना, वो किसकी वजह से होती है? हमारी रिएक्टिव कंपोनेंट्स की वजह से, यानी कि हमारी रिएक्टेंस की वजह। रिएक्टेंस कौन सी रिएक्टेंस? हमारी इंडक्टिव या कैपेसिटिव रिएक्टेंस। यानी कि अगर हमारे इंडक्टर हैं या कैपेसिटिव है, इस तरह की लोड जो पावर को लेता है ना सोर्स से, वो क्या करता है? हर साइकिल में पावर को क्या करता है? स्टोर करता है, फिर सोर्स को देता है, स्टोर करता है, सोर्स को दे देता है। कैसे चलता है? जो एवरेज पावर है ना कंप्लीट एक साइकिल में क्या कर देता है? वो उसको 0 कर देता है। चाहे लोड इंडक्टिव हो, चाहे आपका कैपेसिटिव। इंडक्टर में आपकी मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में स्टोरेज होती है पावर की, और कैपेसिटर में इलेक्ट्रिकल फील्ड की फॉर्म में कैपेसिटर उस पावर को स्टोर कर लेता है और उसी एनर्जी को दोबारा से क्या करता है? हर साइकिल में किसको दे देता है? हर एक साइकिल के बाद वो पावर वापस किसके पास चले जाते हैं? सोर्स से लोड, लोड से टू एंड फ्रो का ये चक्कर चलता रहता है, जिससे कि ना तो लोड वो पूरी पावर को कंज्यूम नहीं करता। कंजप्शन अगर हम देखें ना एक साइकिल का इंडक्टिव और कैपेसिटिव लोड में, वो होता है 0, जो पीछे हम कर चुके हैं पावर
कंजप्शन बाय इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव लोड। ठीक है, अब देखिए मैंने ना हम इन तीनों को कैसे समझते हैं, देसी तरीके से समझते हैं। सपोज करो मेरे पास ना एक गिलास हुई है जिसमें मैंने क्या भर लिया, अपनी कोको कोला भरी है। अब कोको कोला मैंने भरी है, एक्चुअल में जो मेरा गिलास है ना भर गया, लेकिन आधे हिस्से में, जैसे आप नॉर्मली देखते हो जब भी कोको कोला पोर करते हैं किसी गिलास में, आधे गिलास में ही है लिक्विड, एक्चुअल में जो कोको कोला का लिक्विड है उसका हाफ फिल्ड या 1/4 जो है ना ऊपर का हिस्सा, वो क्या है मेरा टोटली झाग से भरा हुआ है। ये जो झाग है इनमें कोई मेरी कोको कोला का स्वाद तो नहीं ले पाऊंगी, मैं ना इसको पी पाऊंगी। एक्चुअल में तो मैंने स्वाद किस चीज़ से लेना है, इससे लिक्विड फॉर्म को लेना है ना अपनी कोको कोला का। तो मेरा जो झाग है ना ये होती है हमारी रिएक्टिव पावर, ये समझिए आप। लेकिन जो मेरा एक्चुअल में कोको कोला है ना लिक्विड फॉर्म, ये मेरी क्या थी, रियल पावर। लेकिन जब हम कहते हैं ना कि अपेरेंट पावर क्या है, अपेरेंट पावर में पूरे गिलास भरे हुए को नापेगा और उसका जोड़ करके वो क्या बता देगा, ये अपेरेंट पावर है। यानी कि वो कंसीडर फुल गिलास कर लिया ना मैंने, गिलास भर गया भाई फुल, आधा झाग है उसमें, आधा हमारा क्या है एक्चुअल में लिक्विड है। एक्चुअल लिक्विड ही हमारे काम की चीज़ है, झाग हमारे काम की चीज़ नहीं है। लेकिन पूरी पावर जो अपेरेंट पावर है क्या है, इन दोनों का जोड़ होकर आती है अपेरेंट पावर। समझ गए। अब जैसे कि मैंने क्या समझाया था, कंजप्शन ऑफ जीरो। अब ये है मेरा पावर ट्रायंगल, ये हमने समझ ही लिया। एस क्या होता है, रियल पावर का स्क्वायर प्लस में अब रिएक्टिव पावर का स्क्वायर अंडर द रूट। अब हम ना इसी चीज़ को ना थोड़ा सा इससे समझ लेते हैं कि हमारी जीरो पावर हर केस में कैसे हो जाती है। मान लो कि मेरा ये ना इंडक्टिव लोड है, इंडक्टिव लोड के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने क्या दिखाई, अपनी वी आई करेक्टरिस्टिक्स दिखाई और पावर उसके कॉरस्पॉन्डिंग कैलकुलेट करेंगे। वी क्या मेरी 0 से लेके पाई तक एक हाफ साइकिल कंप्लीट, पाई टू 2 पाई तक कंप्लीट किया इसने अपना 1 साइकिल, यानी कि वी से रिप्रेजेंट की वोल्टेज है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर मेरा ना कोयल लगी हुई है, यानी कि इंडक्टिव लोड है, कोई भी मोटर है, कोई आपकी ऐसी इंडक्टिव डिवाइस है जहाँ पे भी हम पावर को क्या करते हैं, अपने लोड को देते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेव फॉर्म होती है वो कैसे आती है। तो अगर इंडक्टर लगा हुआ है ना तो मेरा करंट क्या करता है, वोल्टेज के पीछे चलता है, लैग करता है वोल्टेज को 90 डिग्री एंगल से। ठीक है, तो जैसे ही पावर हमारी जीरो थी तो 90 डिग्री, तो पावर हमारी किस पे मैक्सिमम पे थी, किस पे है, जीरो पे। पावर हमारी जीरो होती है मैक्सिमम पे एंड सो ऑन। ये मेरी किसकी है, ये ब्लैक पेन से मेरी गई है करंट की वेव फॉर्म। अब मैं अगर पावर फाइंड आउट करती हूँ, मेरे 0 से लेकर पाई तक कितना है, मेरा हाफ साइकिल है, पाई में तो ना ये रेडियन में पाई है, डिग्री में क्या है 180 डिग्री है। 0 से लेके पाई तक अगर मैं नापती हूँ ना तो देखिए मैं इस पाई तक ना एक और हमारा क्या कर लेती हूँ, मैं एक और पार्टीशन कर लेती हूँ, यानी कि 1/4 साइकिल के अगर मैं देखती हूँ ना वेव फॉर्म, यानी कि 1/4 साइकिल में मेरी वोल्टेज पॉजिटिव है, करंट मेरा नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव की मैं पावर क्या होती है, पावर इज इक्वल्स टू वी गुना में आई। वी और आई को जोड़ेंगे पावर बनेगी ना, तो वोल्टेज मेरी क्या है, पॉजिटिव है, पावर मेरी किस हाफ में पड़ी है, नेगेटिव हाफ में पड़ी है 0 से नीचे, तो पॉजिटिव नेगेटिव की गुना क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। ये मेरा क्या होगा, ग्रीन पेन से मेरी पावर की वेव फॉर्म आ गई, 0 से लेके π/2 तक मेरी क्या आई है, नेगेटिव आई है। फिर हम आते हैं π/2 से लेके पाई तक कैलकुलेट करेंगे, अपनी पावर की वेव फॉर्म निकालो। यहाँ मेरी वोल्टेज भी पॉजिटिव है, करंट भी मेरा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव की गुना पॉजिटिव और पावर आ गई मेरी ये वाली, यहाँ तक वेव फॉर्म। सिमिलरली अब आती मैं पाई से लेके इस साइकिल तक आ जाती हूँ। अब इस हाफ साइकिल पाई और 2 पाई के बीच के जो साइकिल है ना, इस तक मेरी पावर क्या रहेगी, यानी कि मेरा करंट तो पॉजिटिव में पड़ा लेकिन वोल्टेज नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव फिर से नेगेटिव आ गया। अब फिर आगे हम यहाँ से लेके 2 पाई तक, इससे इस पीरियड तक मेरी क्या है, दोनों ही मेरे पावर भी वोल्टेज भी नेगेटिव है और मेरा करंट भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव ना पॉजिटिव, यानी कि जो ग्रीन पेन से जो दिखाया ना पावर। अब कंप्लीट साइकिल हम क्या क्यों बोलते हैं कि हमारा पावर कंजप्शन इंडक्टिव लोड में ना 0 हो जाता है एक कंप्लीट साइकिल का। एवरेज पावर देखो अब इसकी कैलकुलेट, एवरेज निकालो इसकी, यानी कि एवरेज क्या रहेगी, यहाँ 0 से लेके पाई तक मेरे 2 साइकिल कंप्लीट करती है वेव फॉर्म, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव कैंसिल हो गया, क्या होगी मेरी पावर यहाँ पे 0 होगी। फिर यहाँ पाई से लेके 2 पाई तक भी ऐसे ही काम हो रहा है पावर का, ये नेगेटिव है पॉजिटिव कैंसिल हो गया, यानी कि एक्चुअल में जो एवरेज पावर कंजप्शन हुआ ना फुल कंप्लीट साइकिल में क्या हो गया, वो 0 हो जाता है। सेम ही हमारा रहता है कैपेसिटर के केस में। कैपेसिटर में क्या करता है, करंट वोल्टेज से आगे चलता है कितना, 90 डिग्री। वोल्टेज जब 0 थी तो करंट 90 डिग्री पे था। सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है, पावर की कैलकुलेशन इसी तरह से करनी है इस केस में, फिर इसमें भी, ये थोड़ा सा समझाने के लिए आपको। तो ये हमारा किस तरह से होता है पावर का कंजप्शन। अब हम देखते हैं कि हमारी जो पावर जो फैक्टर है ना, ये पावर फैक्टर, इसको ना मैथमेटिकली भी हम कैलकुलेट करके देख सकते हैं। कैसे करेंगे, अब यहीं पे कर लेते हैं मैथमेटिकली थोड़ा सा कैलकुलेशन, ताकि ये चीज़ हम कभी भी ना भूलें कि पावर फैक्टर होता क्या है। सपोज करो अब मैंने अभी जैसे इस ग्लास के एग्जांपल से समझाया ना कि जो रियल पावर है ना और जो रिएक्टिव पावर है यानी अपेरेंट पावर, उसकी जो रेशो है ना वो हमारा पावर फैक्टर है, यानी कि PF क्या है हमारा, रियल पावर। सपोज करो कि मेरी रियल पावर है 2, ठीक है, और मेरी जो अपेरेंट पावर, मतलब अपेरेंट पावर में ना क्या है, अपेरेंट पावर में मेरा दोनों का कॉम्बिनेशन है ना, एस किसका, P का भी स्क्वायर है प्लस में Q का स्क्वायर है। जो अपेरेंट पावर है ना वो मेरी क्या है कि रियल पावर 2 है और अपेरेंट पावर क्या है मेरी, यानी कि रियल पावर का स्क्वायर प्लस। लेकिन अगर मैंने लेती हूँ, सपोज करो कि मेरा ना कोस, ये पावर फैक्टर के लिए मेरी जो रिएक्टिव पावर है ना वो 0 है,
यानी कि 0 का स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2 दूनी, यानी इसको ऐसे लिख लो 2 का स्क्वायर, अंडर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 2/2 यानी कि 1। यानी कि मेरा पावर फैक्टर सबसे बेस्ट आता है जब मेरे पास रिएक्टिव पावर 0 होती है। यानी कि मैं इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब ग्लास में ना मेरा पूरा का पूरा लिक्विड है, तो वही कोको कोला मैंने पी और उसी का मैंने स्वाद लिया, खाम खाई गिलास को झाग नहीं थे, वो एक्चुअल में कोको कोला का स्वाद ले लिया, चाहे या कॉफ़ी कुछ भी ले सकते हैं एग्जाम्पल इसमें, बिना झाग का एक्चुअल लिक्विड का मैंने स्वाद ले लिया, वही मेरा क्या है बेस्ट पावर फैक्टर है उस सिस्टम का। मैं क्या बोलूँगी, हाँ भाई मेरी एक्चुअल में मेरा बेस्ट ये पावर फैक्टर क्या आ गया 1 आ गया। अब मैं लेती हूँ एक और एग्जांपल ले लेती हूँ, मान लो कि मेरे पास ना रियल पावर 2 है। अब दूसरा केस लेते हैं, सपोज करो कि मेरे पास ना रियल पावर है 2, ठीक है। ये मैंने क्या निकालना है अपना पीएफ निकालना है, रियल पावर डिवाइडेड बाय अपेरेंट पावर, ये चीज़ का रखनी है। तो अपेरेंट पावर में क्या एस क्या पी का स्क्वायर प्लस में क्यू का स्क्वायर, और दूसरी मेरी ना रिएक्टिव पावर रियल पावर 2 है, लेकिन रिएक्टिव पावर भी मेरे पास 2 ही है, यानी कि ये 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। इसको अगर मैं कैलकुलेट करती हूँ 2 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा ये 4 प्लस में 4 यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 8 का अंडर रूट। अब अंडर रूट 8 की वैल्यू कितनी होती है, ये मेरी वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली 2.8, यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 2.8। अगर इसको मैं कैलकुलेट करती हूँ तो ये आएगा मेरा 0.7 समथिंग, यानी कि यहाँ पे मेरे पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होगी डाउन हो गई, कितना आ गया 0.7 हो गया। अब और केस ले लेते हैं, मान लो कि मेरे पास ना रियल पावर कम है, रिएक्टिव पावर ज़्यादा है, तो वहाँ पे पावर फैक्टर क्या आएगा लो जाएगा। देखते हैं कैसे जाएगा। सपोज करो मेरे पास ना एक और एग्जाम्पल से हम कैसे समझेंगे कि मेरे पास ना रियल पावर तो 2 ही है, वैल्यू 2 वॉट, ठीक है। देखिए अगर ना रियल पावर मेरे पास क्या है P की वैल्यू है 2, लेकिन मेरे पास जो है ना Q की वैल्यू हुआ है 4। अब यहाँ पे हम पावर फैक्टर फाइंड आउट करते हैं अपना क्या होगा, क्योंकि जो डिनोमिनेटर में क्या है पेरेंट पावर है जो किसका स्क्वायर है हमारा P का स्क्वायर है प्लस में Q का स्क्वायर अंडर द रूट, यानी कि P का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करो, 2 डिवाइडेड बाय 2 दूनी 4 प्लस में 4 चौके 16, ये आ गया मेरा टोटल 20, यानी कि 2/20 का अंडर द रूट। अगर 20 का अंडर रूट निकालते हैं तो क्या आता है, अंडर रूट में आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली आपका 4.47 अप्रोक्सीमेटली, सॉरी पेन खत्म हो रहा है क्या, 4.4। अब इसको कैलकुलेट करो अपने को, 2/4.4 को करेंगे अगर हम सोल्व करेंगे तो मेरा जो पावर फैक्टर आएगा ना इस केस में ये कितना आएगा 0.4 के आसपास आएगा, 444 समथिंग, ठीक है। यानी कि कितना आया मेरा पावर फैक्टर कितना डाउन हो गया। अब ये हमारा अच्छा नहीं माना जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि रिएक्टिव लोड मेरा रिएक्टिव पावर ज़्यादा थी 4 थी, रियल पावर मेरे पास 2 ही थी, यानी कि मेरे ग्लास में ना लिक्विड मेरे पास कितना था सिर्फ ये हिस्सा था, बाकी के डबल हिस्से में क्या थे झागती थी, यानी कि एक्चुअल में मेरे को क्या मिला लिक्विड पीने को कम मिला, तो वहाँ पर मेरा पावर फैक्टर क्या हो गया लॉस हो गया। ये बात आपने दिमाग में रखनी है अपनी, मैथमेटिकली करके देख लेना है, ये देखना क्या है समझ गए होंगे आई थिंक सो आप। अब हम चलते हैं कि सिग्निफिकेंसेस क्या होते हैं लो पावर फैक्टर, आपको समझ आ गया कैसे नापते हैं कैसे देखते हैं, पूरे सिस्टम का देखना है। अब जैसे घरों में ना कई बार हम ये कंप्लेंट करते हैं कि हमारा लोड इतना नहीं, बिल ज़्यादा आता है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है जो खाम खाई के हमारे ट्रांसफॉर्मर से लेके घर तक, फिर वो क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जब आप कंप्लेंट करते हो, एक छोटा सा एग्जांपल है ये, तो वो क्या करते हैं कि बिजली बोर्ड से कुछ आपके पास लाइन मैन या कुछ भी आते हैं वहाँ के एम्प्लॉइज़, वो चेक करते हैं कि लोड बताइए अपने घर का कितना है। आपके ना हर पॉइंट का हर चीज़ का लोड नाप के जाते हैं, कितने आपके पास AC है, कितने पंखे है, कितनी आपकी वॉशिंग मशीन है, फ्रिज, एवरीथिंग जो भी आपका लोड है ना उसको वो लिख के लेके जाते हैं। फिर वो कंसीडर करते हैं कि क्या इनको बिना बात का बेचारे फेक तो बिल नहीं भर रहे काम खाई का। वो किस केस में होता है कि हमारे को ना रिएक्टिव पावर ज़्यादा आ रही होती है, कहाँ से ट्रांसफार्मर से लॉसेस हो जाते हैं पावर के, और घर तक आते आते वो बिल में हमारे ऐड हो रही है, रियल पावर हमारे पास आ रही है कम, यही केस हो जाता है वहाँ पे। रियल पावर तो हमारे पास मिल रही है हमें 2 ही वोट, और रिएक्टिव पावर हमें मिल रही है 4 वोट, जिसका हमने यूज़ कुछ भी नहीं करना, वो हमारी ना किसी यूज़ में नहीं आएगी। यूज़ मीन्स उसका हमने बिल भरना है बस, काम उससे नहीं लेंगे उससे। तो ये केस कब होता है कि जब हम बोलते हैं कि हमारे पास ना बिल हमारा ज़्यादा आ रहा है, जबकि पावर का यूज बिजली का यूज़ तो हमने इतना किया ही नहीं। ये केसेस आते हैं जब कई बार तो लोड के कॉरस्पॉन्डिंग लोड के अकॉर्डिंग बिल नहीं आता, लोड से ज़्यादा बिल आ रहा है हमारा, तो ये केस क्या होता है लोअर पावर फैक्टर के केस की कंप्लेंट होती है। तो वो क्या करते हैं इस केस में हमारे पावर फैक्टर को ही ठीक करके जाते हैं, उसके को ही थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं कि क्या है किस तरह से हमारे इनके लॉसेस कहाँ पे हैं, लाइन से लेके या ट्रांसफार्मर से लेके घर तक, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है कि सिग्निफिकेंसेस ऑफ पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्यों इतना महत्वपूर्ण है, जैसे मैंने अभी बता दिया एक एग्जांपल से, तो ये एग्जांपल ले सकते हो आप ये समझने के लिए। सबसे पहले तो हमारी एफिशिएंसी देखते हैं हम इससे कितना एफिशिएंट है। पावर फैक्टर से हमें ना अपने इलेक्ट्रिकल जो सिस्टम है ना उसकी एफिशिएंसी का पता चलता है कि कितने % वो कितना एफिशिएंटली कन्वर्ट कर रहा है अपनी यूजफुल पावर को यूजफुल वर्क में।
मतलब कि अगर हाई पावर फैक्टर है तो हम मान सकते हैं कि हमारा यूटिलाइजेशन सही हो रहा है पावर का, जितनी हमें मिली थी उतना यूज़ किया। यानी कि हाई पावर फैक्टर में क्या आता है, मेरे पास ना रियल पावर एक्चुअल में ठीक ठाक आई है, बढ़िया वाली आई है, रिएक्टिव पावर कम थी और मेरा ठीक बिल आया, जितना मैंने यूज़ किया सही यूज़ हुई है पावर, सही उसके अकॉर्डिंग मैंने कॉस्ट उसको पे किया है अपने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को। ठीक है, अब आता है हमारी चाहे कमर्शियल लेवल पे हो चाहे हमारे डोमेस्टिक लेवल, दोनों लेवल के लिए पूरे इलेक्ट्रिकल सिस्टम के एफिशिएंसी के लिए पावर फैक्टर एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। दूसरा है एनर्जी की एफिशिएंसी। अगर हमारा ना लो है पावर फैक्टर सपोज करो, तो वो क्या इंडिकेट करता है कि जो हमारा सप्लाई का मैक्सिमम पावर सप्लाई जो पावर हो रही है ना मैक्सिमम किसकी वजह से, और रिएक्टिव पावर की वजह से पावर आ रही है घर में, और उसका वो क्या कहते हैं कोई यूजफुल वर्क में नहीं हमने काम लिया उसको। सेकंड एग्जांपल जो मैंने समझाया था 0.4 आया पावर फैक्टर, तो इस केस में हमारी एनर्जी की एफिशिएंसी क्या हो रही है, ये हम देखते हैं कि यूजफुल वर्क बट स्टिल रिक्वायर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसमें क्या कहते हैं कि लो पावर फैक्टर इंडिकेट द मैक्सिमम पार्ट ऑफ द सप्लाई पावर इज रिएक्टिव पावर, मैक्सिमम जो आ रही थी ना रिएक्टिव, रियल पावर नहीं आ रही थी हमारी यूज़ तक, जो कि हमारी किसी भी यूजफुल वर्क में काम नहीं आई वो, बट स्टिल रिक्वायर, उसके लिए भी हमें ट्रांसमिशन लाइन्स की जरूरत पड़ी, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की जरूरत पड़ी, ये तो खामखाई का हमारा हुआ ना, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा हुआ है। तो एनर्जी की एफिशिएंसी इट इज़ टोटली वेस्टेज ऑफ एनर्जी एंड इंक्रीज इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, खर्चा हुआ आई घर तक यूज़ कुछ नहीं और बिल खामखाई का देना पड़ेगा। तीसरा आता है हमारे अप्लायंसेस के परफॉर्मेंसेस। अब जैसे ट्रांसफार्मर है, मोटर्स हैं, जितने भी हम यूज़ करते हैं चीज़ें, अपने घर में भी जो डिवाइसेस यूज़ करते हैं, अपने इंडस्ट्रियल लेवल पे भी डिवाइसेस यूज़ करते हैं, अगर वो लो पावर फैक्टर पे ऑपरेट होते हैं ना तो वो हीट हो जाते हैं। मतलब अगर हमारे रिएक्टिव पावर ज़्यादा आ रही है ना अपने सिस्टम तक, अपने डिवाइस तक, तो उस केस में वो क्या करते हैं, एनर्जी जो कंज्यूम करते हैं ना वो एनर्जी खाम खाई के क्या आते हैं, लॉसेस पैदा करते हैं, जिसकी वजह से इक्विपमेंट हीट होके और जिससे उसका लाइफ साइकिल बढ़ जाता है। मतलब 10 साल चलनी है कोई मोटर, वो 5 साल ही चलेगी, ये भी हमारा नुकसान है अगर हमारा पावर फैक्टर ठीक ठाक नहीं है। एक्जैक्ट हमारे सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण क्यों पावर फैक्टर कौन सा अच्छे वाला कौन सा है, 0.1 2 3 4 0.5 6 1 की 1.8 0.9 और 1 तक का जो पावर फैक्टर अच्छे वाला पावर फैक्टर, हायर मतलब अच्छे आइडियल पावर फैक्टर, आइडियल तो नहीं होगा लेकिन 0.9 तक का। अब आते हैं कि वोल्टेज की स्टेबिलिटी, जो वोल्टेज की लो पावर फैक्टर की वजह से ना वोल्टेज हमारी स्टेबल नहीं होती ट्रांसमिशन लाइन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तक, ट्रांसमिशन लाइन में, जो कि हमारा क्या कर देती है, ओवरऑल जो सिस्टम है ना हमारा ओवरऑल परफॉर्मेंस है जो इक्विपमेंट्स की उन पर भी असर डालती है। स्टेबल ही नहीं है वोल्टेज, स्टेबल नहीं है तो कुछ भी काम नहीं हो पाएगा, कहीं पावर का कंज्यूम नहीं कर पा रहे, कोई काम नहीं हो पा रहा है। खाम खाई का क्या है, वोल्टेज को की स्टेबिलिटी पे भी असर डालता है अगर लो पावर फैक्टर की एनर्जी हमें मिल रही है, पावर मिल रही है। फिर खाम खाई की पेनल्टीज एंड कॉस्ट, वो अभी बताया था मैंने कि हम ना एक्चुअल में हमने क्या किया, यूज़ तो हमने किया ही नहीं ज़्यादा पावर का, जो रिएक्टिव पावर हमें घर में ज़्यादा मिली उसका कोई यूज़ नहीं था, रियल पावर कम आई। जैसे कि पावर फैक्टर लो था ना तो उस केस में हमें कहते बिल तो हम पूरा पे कर रहे हैं, वो कहता है कि मान लो कि मेरी ना मशीन 2 वोट रियल पावर मिली, मुझे 2 का बिल दे दिया उसने 4 रुपये की, आपने 2 वोट यूज़ की है, रियल पावर थी 4 रुपये बिल दे दिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैंने असल में 2 वोट यूज़ की थी। अगर मेरे पास आ जाता है लो पावर फैक्टर की पावर तो उसमें क्या होगा, रियल पावर तो कम है, उसमें ना रिएक्टिव पावर ज़्यादा है, यानी कि रियल पावर मेरी 2 है तो 2 वोट मेरी क्या आ गई रिएक्टिव, 2 में से 1 हमारी रियल आ गई, 1 आ गई मेरी रिएक्टिव पावर, तो मेरे को क्या होगा, 1 का बिल मुझे 2 रुपये भरना था लेकिन बिल मैं फिर भी क्या भर रही हूँ 4 रुपये, यानी कि वो जो 2 रुपये बिल है वो रिएक्टिव पावर का मैंने कोई यूज़ नहीं, उसका उसने कुछ काम नहीं किया, काम मेरा उस रियल 1 वोट पावर ने किया, लेकिन बिल में मेरे लिख के आएगा कि हमने 2 वोट पावर कोई कंज्यूम किया है, जबकि एक्चुअल में काम 1 वोट ने किया, खाम खाई का बिल दिया मैंने दूसरे वोट का, तो यानी कि हाफ 1 वोट का, यानी कि रिएक्टिव पावर जो आई थी ना इक्विपमेंट तक वो खाम खाई का एक बिल था। थैंक यू वेरी मच, लंबी हो जाएगी वीडियो।